हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सेट और नेट एग्ज़ाम के लिए यूनिट 6 पेपर 2 सोशोलॉजी का यूनिट 6 जो है उसमें हम फर्स्ट टॉपिक है हमारा विनिमय उत्पादन की विधियां और संपत्ति। इसके कुछ परीक्षा आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो 6 यूनिट जो है हमारी अर्थव्यवस्था और समाज है। ठीक है, इसका ये टॉपिक है विनिमय उत्पादन की विधियां और संपत्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कुछ परीक्षा आधारित प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धन का उपयोग जब उत्पादन कार्य में किया जाता है तब कहलाता है। तो धन का उपयोग जब उत्पादन कार्य में किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकों में जमा पैसा कहलाता है। बैंक में पैसा जब जमा होता है तो वो धन कहलाता है और उत्पादन कार्य में लग जाता है तो वो पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट है पूंजी किसी मनुष्य के स्टॉक का वह भाग है जिससे वह आय प्राप्त करने की आशा करता है। ये कथन किसका था? तो एडम स्मिथ का था। ये कथन आप याद कर लेना, और इस तरीके कथन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ भी जाते हैं। और इस तरीके के मैंने प्रश्न बहुत सारे, आपको जितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं सब में मैंने ये करवाए हैं आपको, और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, वहाँ से आप देख लिया करो। इस तरीके के प्रश्नों को हल करो, प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर की अभी से अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, किस पूंजी को ऑपरेटिंग पूंजी कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग पूंजी जो है कार्यशील पूंजी को कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं कि उद्यमी द्वारा प्रदान की गई पूंजी किस प्रकार की पूंजी में आती है? उद्यमी द्वारा प्रदान की गई पूंजी निजी पूंजी में आती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी अचल पूंजी में नहीं आती है? तो अचल पूंजी में क्या नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी अचल पूंजी में नहीं आती है? तो इसका हो जाएगा डी, धन। ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, किस पूंजी को ऑपरेटिंग पूंजी, इसका ए है निजी पूंजी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेवेंथ वाला, सामाजिक पूंजी की अवधारणा को किस देश के समाज विज्ञान ने प्रचलित किया है? सामाजिक पूंजी की अवधारणा जो अमेरिका में प्रचलित हुई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पूंजी की अवधारणा को प्रचलित किया था? दुर्खीम जो थे, इन्होंने सामाजिक पूंजी की अवधारणा को प्रचलित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दुर्खीम किस देश के समाजशास्त्री थे? दुर्खीम जो थे फ्रांस के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक पूंजी के संदर्भ में सामाजिक नेटवर्क की अवधारणा किसने दी थी? सामाजिक नेटवर्क की जो अवधारणा थी ये पुटमैन की थी, इन्होंने दी थी। तो ये टॉपिक हमने आपको डिटेल में कंप्लीट करवा दिया है पूरा। ठीक है, और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये यहाँ पे आप लगा लेते हैं, जितने लग जाएंगे यहाँ लगा लेना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी फुल लगा लेना। इसके जितने भी परीक्षा आधारित प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो भी लगा लेना। और इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, विनिमय उत्पादन की विधियाँ और संपत्ति। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ से जाके आप देख लेना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सामाजिक संगठन के सभी रूप अंतर्वैयक्तिक संबंधों से बंधे होते हैं, किस विद्वान का कथन है? तो इसका राइट आंसर है डी, पुटमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस दशक में रॉबर्ट पुटमैन की पुस्तक अमेरिकी समाज की सामुदायिकता के लक्षण को स्पष्ट करती है? 90 के दशक में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, बोलिंग एलोन किस विद्वान की पुस्तक है? तो ये पुटमैन की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुटमैन के बाद किस अमेरिकी विद्वान ने सामाजिक पूंजी के संदर्भ में विचार दिया है? तो एलेक्स ए टॉलव्हील, इन्होंने सामाजिक पूंजी के बारे में अपने विचार दिए थे। पहले पुटमैन ने दिए थे, सामाजिक पूंजी से संबंधित विद्वान थे अमेरिका के उन्होंने। उसके बाद
अलेक्सिस द टॉलवील इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस विद्वान ने लोकतंत्र, स्वयंसेवी संस्था और हित समूह के संदर्भ में सामाजिक पूंजी की अवधारणा को स्पष्ट किया है? आंसर है इसका ए, अलेक्सिस द टॉलवील ने। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सामाजिक पूंजी को निराकार संसाधनों का योगफल माना है? तो बोर्दोयू ने माना है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक पूंजी के संदर्भ में अनुभविक अध्ययन किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो कोलमैन जो थे इन्होंने अनुभविक अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, कार्य के बदले में प्राप्त आर्थिक प्रतिफल क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। कार्य के बदले में अगर कुछ आपको आर्थिक फल प्राप्त हो रहा है तो वो श्रम में आएगा। ठीक है, जो लोग कार्य के बदले आर्थिक भुगतान नहीं लेते हैं वे लोग नहीं आते हैं, श्रम में नहीं आएंगे। वो आर्थिक भुगतान नहीं ले रहे हैं तो मतलब श्रम नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य श्रम में नहीं माना जाता है? तो ये घर में कार्य करने वाली महिला, बच्चों को पढ़ाने वाले पिता, स्कूल जाने वाले बच्चे, ये सभी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ये कार्य श्रम में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक। किस विद्वान का था? मार्शल ने बोला था कि श्रम जो है मनुष्य के आर्थिक कार्यों से, चाहे वे शारीरिक करें या मानसिक काम करें, श्रम में आएगा। ठीक है, तो ये किसने बोला था? मार्शल ने। नेक्स्ट देखते हैं, वह पारिश्रमिक जिसे द्रव्य द्वारा मापा जाता है श्रम कहलाता है? पीगू ने बोला था। पीगू ने श्रम को द्रव्य में माप लिया था, इसलिए उन्होंने ये बोला कि पारिश्रमिक या सेवा जो है उसे द्रव्य में मापा जा सकता है। किसने बोला है? पीगू ने बोला है, याद करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन श्रम की श्रेणियों में शामिल है? श्रम की श्रेणियों में सभी आते हैं, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकुशल श्रम की श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी आएंगे कुशल की श्रेणी में। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रयत्न उपयोगिता का सृजन करता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होता है उसे उत्पादक श्रम कहते हैं। किस विद्वान का कथन है? प्रोफेसर मार्शल जो है उनका ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन कुशल श्रम में नहीं आते हैं? कुशल श्रम में डॉक्टर, कारीगर, इंजीनियर आएंगे, कुली नहीं आएगा। ठीक है, अकुशल श्रम होता है कुली का। इस प्रकार के श्रमिक में प्रशिक्षण का अभाव होता है, प्रशिक्षण का अभाव होता है कुशल श्रम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी श्रम की विशेषता है? श्रम की उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। 28 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफेसर लूम और नॉर्थ्रोप ने श्रम की किस पक्ष की चर्चा की है? तो इन्होंने श्रम की समस्याएं बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि श्रम की समस्याओं के कितने पहलू की चर्चा की गई? तो श्रम की समस्याओं के 4 पहलुओं की चर्चा की गई। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है? तो ये बाजार होता है जहाँ वस्तुएं बेची जाती हैं। किस विद्वान ने बाजार को किसी स्थान विशेष में नहीं बल्कि उस समान क्षेत्र में से लगाया है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता का स्वतंत्र रूप से संपर्क होता है? कुर्नो ने बोला था। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने बाजार की क्रेता और विक्रेता के निकट संपर्क के रूप में व्याख्या की है? स्टोनियर और हैक्स ने की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस विद्वान ने बाजार को एक स्थिति के रूप में वर्णित किया है? बाजार को एक स्थिति के रूप में जे.के. मेहता ने वर्णित किया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय आधार पर बाजार के वर्ग में निम्न में से कौन शामिल हैं? तो ये क्षेत्रीय आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक सभी आते हैं। ठीक है, स्थानीय बाजार किस प्रकार के बाजार का वर्गीकरण है? स्थानीय बाजार जो होता है वो क्षेत्रीय बाजार, क्षेत्र के आधार पर बाजार का जो वर्गीकरण है उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का संबंध किस बाजार वर्गीकरण का भाग है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब क्षेत्र के आधार पर बाजार। ठीक है, ये 4 प्रकार के थे, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट बाजार किस प्रकार के बाजार का वर्गीकरण है? विशिष्ट बाजार जो होता है वो कार्य के आधार पर वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट है, एकाधिकार किस प्रकार के बाजार वर्गीकरण का भाग है? तो प्रतियोगिता के आधार पर जो वर्गीकरण है वो एकाधिकार के अंतर्गत आता है, एकाधिकार बाजार। नेक्स्ट है, किस विद्वान का मत है कि किसी राष्ट्र का विकास वहाँ के लोगों द्वारा आर्थिक प्रक्रिया द्वारा तय होता है? एडम स्मिथ का ये विचार था। क्या विचार था? कि किसी राष्ट्र का विकास वहाँ के लोगों द्वारा
जो आर्थिक प्रक्रिया है उसके द्वारा तय होता है। नेक्स्ट देखते हैं किस विद्वान ने मुक्त बाजार तथा व्यापार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन किया है। नेक्स्ट आता है किस विद्वान ने साम सहभागियों के बीच आपसी विश्वास के आधार पर बाजार के क्रियान्वयन पर बल दिया है। तो दुर्खीम ने बाजार के क्रियान्वयन पर बल दिया है। कौन से? सहभागियों के बीच आपसी विश्वास के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उत्पादन विधियों को लेकर कितने दृष्टिकोण हैं। उत्पादन विधियों को लेकर 2 दृष्टिकोण हैं। नेक्स्ट देखते हैं मार्क्स ने उत्पादन विधियों को लेकर किन पक्षों की चर्चा की है। आर्थिक आधार पर भी विश्लेषण दिया है और सामाजिक समाजों की समग्र संरचना का वर्णन। आंसर आ जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं मार्क्स ने उत्पादन के कितने चरणों की चर्चा की है। तो 7 चरण बताए इन्होंने उत्पादन के। मार्क्स ने किस व्यवस्था के निजी लाभ से प्रेरित होकर उत्पादन कार्य पर बल दिया है। आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवाद को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किसी वस्तु के बदले में किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 पक्षों के मध्य होने वाली ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। किसने बोला है ये विनिमय? प्रोफेसर मार्शल ने। नेक्स्ट देखते हैं कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को विनिमय कहते हैं। ये किसने बोला है? जेवेंस ने बोला है। तो इस तरीके की परिभाषाएं जरूर आएंगी आपके पेपर में और इस तरीके से क्वेश्चन भूलने वाले रहते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, इनको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 50 क्वेश्चन है किसी को प्रश्न करने के लिए धन, वस्त्र या पसंद की वस्तु जो बिना उपेक्षा के दी जाती है कहलाती है उपहार। ठीक है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उपहार तथा विनिमय व्यवस्था का किस विद्वान ने अध्ययन किया है? मैलिनोव्स्की ने अध्ययन किया था उपहार और विनिमय व्यवस्था का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैलिनोव्स्की ने कितने प्रकार की विनिमय व्यवस्था की चर्चा की है। तो ये 6 प्रकार की विनिमय व्यवस्था की चर्चा करते हैं मैलिनोव्स्की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में जनजातियों के संदर्भ में उपहार की अवधारणा की है। तो ये थे मार्सेल मॉस। इन्होंने जनजातियों के लिए क्या गिफ्ट दिए थे? मार्सेल मॉस ने। ठीक है। द गिफ्ट इनकी पुस्तक थी, जनजातियों के संदर्भ में उपहार की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से कितने प्रकार की संपत्ति को माना जाता है। 2 प्रकार की संपत्ति मानी जाती है वैज्ञानिक दृष्टि से। नेक्स्ट आता है संपत्ति का अर्थ वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण से, ऐसे नियंत्रण से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा जिसे समाज मान्य और मूल्यवान समझता है। किसका कथन है? तो ये हॉबहाउस का कथन है भाई, हॉबहाउस कह रहे हैं ये कथन। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 55 क्वेश्चन कर लिए हैं और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप ये सारे लगा लेना। PDF टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ से देख लेना। इसको आंसर की भी दी हुई है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन लगाए हैं। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।